नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उसको कवर करेंगे और इस मैगजीन के पूरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, उसको हम लोग उसके पूरे निचोड़ को 133 MCQ यानी 133 MCQ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तथा जहाँ ज़रूरी हो अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे, इमेजेस का सहारा लेंगे, वीडियोज़ का सहारा लेंगे तथा चार्ट का भी माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे से पढ़ने से पहले बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस एवं पुस्तकें, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, महोत्सव, दुर्घटना, खेलकूद या विविध, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है आपके सामने लगातार दूसरी बार, लगातार तीसरी बार, लगातार चौथी बार या लगातार पांचवी बार। तो सही उत्तर है दोस्तों लगातार तीसरी बार। अब हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था काफ़ी महत्वपूर्ण था और इससे पूरे साल भर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझना बहुत ज़रूरी है। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 7 जून 2024 की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। 9 जून को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 8000 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किस दिन? तो 9 जून को। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वह पहले राजनेता हैं। इसके साथ ही 3 बार मुख्यमंत्री रहने के पश्चात तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भी वो पहले राजनेता बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने पड़ोसी देशों के शासन प्रमुख शामिल हुए? ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7 या 9। तो आपको याद होगा दोस्तों 7 देशों के। मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उसमें कौन थे? तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उस समय की प्रधानमंत्री जो कि अब देश से बाहर जा चुकी हैं और वहाँ पे लोगों ने तख्ता पलट कर दिया है, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये 7 लोग वर्तमान में जो नेपाल के प्रधानमंत्री वो बदल गए हैं, वो केपी शर्मा ओली हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ कब ली? तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था दोस्तों 9 जून 2024 को। ठीक है, मोदी 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई? तो आपको याद होगा दोस्तों 61, 71, 75 या 55। तो सही उत्तर है दोस्तों 71। तो 71 प्रधानमंत्री के अलावा 71 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद उनका विभागों का भी बंटवारा हुआ। तो ये काफ़ी लंबा है, तो एक मैं छोटा सा वीडियो मैं मंत्री परिषद, महत्वपूर्ण जो मंत्री पद है दिया गया है उसको लेकर मैं बना दूंगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त 71 अन्य सदस्यों को मंत्री पद की शपथ 9 जून को दिलाई गई। इनमें 30 को कैबिनेट मंत्री कितने? 30, 5 को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री तथा 36 अन्य को राज्य मंत्री का दर्जा 72 सदस्यीय मंत्री परिषद में दिया गया और 72 में 71 मंत्री परिषद प्लस 1 प्रधानमंत्री सहित 72। ठीक है, और नई मंत्री परिषद में जो है इसमें 7 महिलाओं ने भी शपथ ली। भाजपा के सहयोगी दलों के 11 सांसद मंत्री बनाए गए। टोटल 72 में से 11 जो सांसद जो मंत्री बनाए गए हैं वो भाजपा के एनडीए के अन्य घटक दलों से है, भाजपा के अलावा। इनमें 5 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 37 वर्षीय रक्षा खडसे जो कि भाजपा के हैं, मंत्री परिषद में सबसे युवा मंत्री बने हैं। तो क्या है, सबसे युवा मंत्री कौन बने हैं? 37 वर्षीय भाजपा के रक्षा खडसे
और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं जो मंत्री पद की शपथ लिए। सहयोगी दलों में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी व जनता दल यूनाइटेड के दो सांसद मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। इनमें से एक एक को कैबिनेट मंत्री व एक एक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले अन्य 71 मंत्रियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो कैबिनेट मंत्री 30 सही है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कितने? तो 5 और राज्य मंत्री 36, ये सभी सही। इतने लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ शपथ लिया। आगे बढ़ते हैं। नई मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली? तभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा कुल 7 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। और कौन से विभाग किनको दिया गया है, इसको लेकर एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो कि उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही कितने राज्यों में विधानसभाओं के लिए भी चुनाव कराए गए? तो 2, 3, 4 या 5? तो आपको याद होगा कि 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव कराए गए 18वीं लोकसभा के साथ ही। अब ये कौन राज्य है हम लोग एक बार देख लेंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, हम आपको आंसर बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्यों के भी विधानसभा के चुनाव 18वीं लोकसभा के साथ ही कराए गए। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल, आंध्र, उड़ीसा और सिक्किम। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही जो 4 राज्यों में भी चुनाव कराए गए, इन विधानसभाओं के विभिन्न दलों को मिली सीटों के चलते अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में क्रमशः भाजपा, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा व सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM का शासन बरकरार रहा। यानी इन्हीं दलों के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने ही बहुमत प्राप्त करके मुख्यमंत्री बरकरार रहे, जिससे अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के पेमा खांडू तथा सिक्किम में SKM के प्रेम सिंह तमांग यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ही पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये वर्तमान मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद भी ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को तीसरी बार तथा प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। तो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के पेमा खांडू मुख्यमंत्री थे और जीतने के बाद उन्होंने ही 13 जून को मुख्यमंत्री की फिर से शपथ ली तीसरी बार, और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग जो कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दूसरी बार 10 जून को मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण की। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात लगातार तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण की किसने? तो अभी हमने देखा पेमा खांडू, ये है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात लगातार दूसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण किसने की? SKM के प्रेम सिंह तमांग, ये है आप देख सकते हैं प्रेम सिंह तमांग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस पार्टी का सफाया करते हुए आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? प्रेम सिंह तमांग तो नहीं। चंद्रबाबू नायडू तो हाँ, TDP के चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब इनके बारे में भी देखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ में रही YSR कांग्रेस का सफाया करते हुए चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP ने अकेले ही 175 सदस्यीय विधानसभा सभा में से 135 सीटों पर विजय प्राप्त की। यानी 175 में से 135 सीटें उन्होंने प्राप्त की। और जीत के लिए आपको सीट बनाने के लिए 50++1 50% तो इन्होंने अधिक वहाँ TDP ने NDA के सहयोग से चुनाव लड़ा था। ऐसे में वहाँ गठित NDA सरकार में चंद्रबाबू नायडू ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 74 वर्षीय श्री नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 12 जून को विजयवाड़ा में ग्रहण की। 12 जून को इन्होंने शपथ, 13 जून को पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, 10 जून को प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के और 12 जून को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, ये लोग मुख्यमंत्री बने गए और प्रधानमंत्री ने
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। अब हम लोग देखते हैं यहाँ उड़ीसा के बारे में भी। तो उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन का खत्म कर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके नई सरकार वहाँ गठन की। तो उड़ीसा में 24 वर्ष से बीजू जनता दल की सरकार थी और नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो वहाँ भी उलटफेर हुआ और भाजपा ने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई है। और भाजपा विधायक दल के नेता मोहन चंद्र मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 12 जून 2024 को ग्रहण की। ठीक है, और यह पहला ही अवसर है जब उड़ीसा में भाजपा सरकार सत्ता में आई है। तो 12 जून को उड़ीसा में भी कौन, तो मोहन चरण मांझी, और 12 जून को चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो प्रेम सिंह तमांग। तो आप याद करिएगा, रिपीट करिएगा, यह सिक्किम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और 10 जून को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू, तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 12 जून को इन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। पेमा खांडू, तो यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं और यह 13 जून को मुख्यमंत्री के पद के शपथ ली। और मोहन चरण मांझी, यह उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो कि भाजपा से हैं और इन्होंने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री की पद की शपथ पहली बार ग्रहण की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा में जो नई सरकार की ताजपोशी हुई है उसमें भाजपा के मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री चुने गए हैं और इनकी उम्र 52 वर्ष है। और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं उड़ीसा में। कौन कौन, तो एक है प्रभाती परिडा, उप मुख्यमंत्री, इनकी उम्र 57 साल है, यह महिला है। और कनकवर्धन सिंह देव, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री है, इनकी उम्र 67 साल है। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री हैं प्रभाती परिडा और कनकवर्धन सिंह देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है, तो अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाएगी अमरावती। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो सरकार में आई थी, उन्होंने 3 शहरों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वाईएसआर के वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया था, जिनकी सरकार अब चली गई। और इससे अमरावती को, और इसमें वो राज्य के 3 राजधानी बनाने चाह रहे थे। अमरावती को विधायी राजधानी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी और विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी बनाने का उनका प्रस्ताव था, लेकिन वो पारित अभी तक नहीं हुआ था। कानूनी अड़चनों के कारण 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव का मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 2024 के चुनाव के पश्चात चंद्रबाबू नायडू पुनः मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के एक दिन पूर्व ही 3 कैपिटल फॉर्मूला को ठुकराते हुए अमरावती को ही राजधानी बनाने की घोषणा की है। अब अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में संचालित होगी और जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, अभी तक दोनों ही की राजधानी हैदराबाद थी। प्रति वर्ष विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण करने वाली एजेंसी क्यूएस स्थित है। यह संस्था कहाँ स्थित है, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या बर्लिन में, तो यह स्थित है लंदन में। और इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर प्रति वर्ष रैंकिंग जारी की जाती है। एजेंसी ने वर्ष 2005 के लिए अपनी 20वीं रैंकिंग 5 जून 2024 को जारी की। इनमें विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थानों में से भारत के 46 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने दुनिया के टॉप 1500 इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भारत के 46 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में क्यूएस रैंकिंग 2025 में विश्व के शीर्ष 1500 संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है, तो 46 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो भारत के पहले जो हैं वो टॉप में, भारत की जो टॉप में है वो आईआईटी बॉम्बे है। इसमें इस रैंकिंग में उसका स्थान 118वां है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, इसका स्थान इसमें इस रैंकिंग में 150वां है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु की है वह 211वें स्थान पर है। और आईआईटी खड़गपुर जो भारत की चौथी इंस्टीट्यूट है वह 222वें स्थान पर। और आईआईटी मद्रास जो भारत के 5वीं इंस्टीट्यूट है वह इस विश्व रैंकिंग में 227वें स्थान पर है। आप देख सकते हैं ये टोटल 46 इंस्टीट्यूटों की
रैंकिंग जो भारत में की टॉप है इधर, और ये विश्व में इस रैंकिंग में टोटल जो स्थान है, तो टोटल 46 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया, जिसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली पहले और दूसरे स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूएस रैंकिंग 2025 में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त हुआ है? तभी हमने देखा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे यानी 2 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है टॉप 200 में, और आईआईसी बेंगलुरु जो है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन वो 200 के बाहर है, 211वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नहीं, एक बार देख लेते हैं। पिछले वर्ष 2024 की रैंकिंग में 45 इंस्टीट्यूट शामिल थे 1500 में, और 2023 में 41 इंस्टीट्यूट, 2022 में 35 संस्थान स्थान पाए थे, और 2025 में आप देख सकते हैं 46 संस्थान शामिल हुए हैं टॉप जो 1500 इंस्टीट्यूट है वैश्विक पे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व के 200 संस्थानों में भारत के 2 विश्वविद्यालय ही स्थान पा सके हैं, जबकि 2023 में शीर्ष 200 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 3 थी। वर्ष 2024 की क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान पाने वाले 2 संस्थान जो थे अभी जो है आईआईटी बॉम्बे जो है वो 118वें और आईआईटी दिल्ली 150वें स्थान पर था। ठीक है, ये 2024 की रैंकिंग थी। अब क्या हो गई है, आईआईटी बॉम्बे 118वें और आईआईटी दिल्ली 150वें स्थान पर आ गया। नेक्स्ट, क्यूएस रैंकिंग 2025 में शामिल भारतीय संस्थानों के रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आईआईटी खड़गपुर 222 सही है, आईआईटी मद्रास 227 सही है, आईआईटी कानपुर 263 सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। एक मिनट, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे 118, आईआईटी दिल्ली 150, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 211, आईआईटी खड़गपुर 222, आईआईटी मद्रास 227 और आईआईटी कानपुर 263। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्यूएस रैंकिंग 2025 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? तो यह मिला है अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को मिला है, जो कि अमेरिकी संस्थान है। अब हम लोग देख सकते हैं कि टॉप दुनिया के जो संस्थान वो कौन कौन से हैं। तो MIT जो अमेरिका की है वो पहले स्थान पर है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो यूके की है वो दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड यूके में है वो तीसरे स्थान पर है, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज में है वो चौथे स्थान पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके की है वह 5वें स्थान पर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड USA में जो है वो 6ठे स्थान पर। आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं और टॉप 3 आप याद रखिएगा, भारत की टॉप 3 और वैश्विक टॉप 3। हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यान यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का तीसरा सफल परीक्षण कहाँ से सफलतापूर्वक संपन्न किया? कर्नाटक के चित्रकूट से, उड़ीसा के बालासोर से, राजस्थान के पोखरण से, या इनमें से किसी से में नहीं तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। रॉकेट को पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यानी RLVT जो टेक्नोलॉजी है के क्षेत्र में पुनः एक सफलता 23 जून 2024 को उस समय प्राप्त की जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज से किया गया LEX-3 परीक्षण पूर्णतः सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह इस श्रृंखला का तीसरा परीक्षण था। ऐसा पिछला परीक्षण यानी दूसरा RLV LEX-2 इसी वर्ष 22 मार्च 2024 को किया गया था तथा पहला जो था वो पिछले वर्ष 2023 में किया गया था। इस तरह की पुनः प्रयोजन क्षमता अभी तक 3 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था। भारत यह क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है। 9 जून 2024 को जम्मू के किस जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले में 10 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यह जम्मू के रियासी जिले में था। एक दुस्साहसी कार्यवाही के तहत आतंकवादियों ने जम्मू संभाग के रियासी जिले में शिवखोड़ी शिव मंदिर से कटरा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। बस चालक को भी गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा और बस पर सवार श्रद्धालुओं में से 10 की तो मृत्यु उसी समय हो गई थी। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है जिसका नाम है
नागपाश 1, नागशास्त्र 1, आग्नेयास्त्र 1 या ब्रह्मास्त्र 1। तो इसका सही नाम है नागास्त्र 1। नेक्स्ट, सेना ने कितने नागास्त्र 1 के निर्माण हेतु एक अनुबंध इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ किया है? तो 480 ऐसे नागास्त्र 1 के निर्माण हेतु यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सेना ने किया है। डीआरडीओ ने आकाश से सतह पर मार करने वाली किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 29 मई 2024 को किया? रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 या रुद्रम 4? तो रुद्रम 2 का आप देख सकते हैं यहाँ पे रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के पास से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण 29 मई 2024 को किया। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल काफ़ी शक्तिशाली है और इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है दोस्तों, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज है। रुद्रम 2 की रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की रेंज है। यह 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 300 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है। रुद्रम 2 मिसाइल रुद्रम 1 जिसका परीक्षण रुद्रम 1 का परीक्षण अक्टूबर 2022 में किया गया था, उसी का रुद्रम 1 का यह अपग्रेडेड वर्जन है रुद्रम 2। और रुद्रम 1 का जो रेंज था वो 100 से 150 किलोमीटर का रेंज था और उसकी जो गति थी ना वह मैक 2 थी, यानी ध्वनि की गति से दुगनी थी। और रुद्रम 2 का जो गति क्या है, मैक 3 है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है ये। हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? अग्निकुल कॉस्मोस, स्काईरूट एरोस्पेस, लार्सन एंड टर्बो, मैप माई इंडिया? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस ने, जो कि एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है, स्वदेश निर्मित रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। ये जो परीक्षण किया है जिस रॉकेट को, उसे अग्निबाण नाम दिया गया। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस ने ही विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और अब यह अग्निबाण नामक दूसरा स्वदेश निर्मित रॉकेट लॉन्च की है। ठीक है। हाल ही में देश में नया डाकघर अधिनियम लागू हुआ है जो स्थान लिया है। किस डाकघर अधिनियम का यह इसने स्थान लिया है? तो नया डाकघर अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को रिप्लेस कर दिया है। इसके बारे में जान लेते हैं। जो नया डाकघर अधिनियम 2023 है वह जून में लागू हो गया, यानी जून 2024 से लागू हो गया। देश में नया डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 का स्थान लिया है, यानी भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 अब निरस्त हो गया है। नया डाकघर अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं व सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। डाकघर विधेयक 2023 को राज्यसभा द्वारा 4 दिसंबर 2023 को तथा लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2023 को पारित किया गया और इस विधेयक पर 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने अपना अनुमोदन प्राप्त कर दिया था, तो यह अधिनियम पारित हो गया था। अब संचार मंत्रालय के सूचना के अनुसार इसे 18 जून 2024 से प्रभावी कर दिया गया है। नया डाकघर अधिनियम 2023 कब से पूरे देश में प्रभावी हो गया? तो 18 जून 2024 से यह पूरे देश में प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद ने भारत के किस शहर को शिल्प नगरी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया गया है श्रीनगर को। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए विश्व विख्यात श्रीनगर, जो कि कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में प्रदान किया है। क्या खास बात है दोस्तों? विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से श्रीनगर में हस्तकरघा व हस्तशिल्प के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही वहाँ के पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे में भी विकास होगा और लाभ होगा। इससे शिल्प नगरी के रूप में शिल्प परिषद से मान्यता प्राप्त भारतीय शहरों की संख्या अब 4 हो गई है, यानी यह चौथा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। इससे पहले जो 3 है कौन कौन शहर है? तो जयपुर, दूसरा मैसूर और तीसरा
मल्लापुरम। ये 3 शहरों को पहले से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त था, अब श्रीनगर चौथा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किससे मिला है शीर्ष स्थान? तो यह अनीश कपूर को लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर ने लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार सूची में दूसरा स्थान पर बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख व तीसरे स्थान पर दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह है। हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से एक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 299वीं जयंती मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था। 1754 ईस्वी में अपने पति खांडेराव होलकर की कुंभेड़ की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखरेख शुरू की थी। ठीक है, इनसे संबंधित एक सोनी पर सीरियल भी देता था अहिल्याबाई करके, अभी भी दे रहा होगा शायद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल या तमिलनाडु? तो यह तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप देख सकते हैं इमेजेस में। हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह शुरुआत कब से हुआ था? तो 5 जून 1972 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की? मेज़बान देश सऊदी अरब है। इस वर्ष के जो थीम था भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? पता है आपको कि भारत में चीते के पुनर्वास के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते लाए गए हैं, तो उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। अब दूसरा जो एक उद्यान है उसे तैयार किया जा रहा है इन चीतों के लिए। तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश में ही है, राजस्थान की सीमा से टच करते हुए। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत नज़ारा। यह है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य की, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यह ज्योतिर्मठ के नाम से। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले को जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले को कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर नैनीताल जिले की जो कोसिया कुटोली तहसील है उसका नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी जोशीमठ तहसील अब हो गया है ज्योतिर्मठ, और नैनीताल का जो कोसिया कुटोली तहसील है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है कैंची धाम। ज्योतिर्मठ 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 4 प्रमुख धामों में से एक है। 4 प्रमुख धाम अन्य कौन से धाम हैं? तो गुजरात का द्वारका, उड़ीसा का पुरी और कर्नाटक का श्रीरंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स घोषित किया गया है। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों ये जो रामसर साइट की संख्या जो बढ़ाई गई है नागी और नकटी को, यह पहले तो बिहार में पड़ता है,
ठीक है। और अब रामसर साइटों की संख्या जो हो गई है बढ़ के 82। भारत के 82 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के द्वारा वेटलैंड्स घोषित किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। और वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। कुल 175 रामसर साइट्स के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है और भारत चीन दोनों के रामसर साइटों की संख्या जो वेटलैंड जो घोषित किए गए हैं उनके पास 82 है। तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में? तो जमुई में। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो सिरिल रामाफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, वो चुनाव के बाद फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी पार्टी को कितने वोट मिले हैं। हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। पिक्चर में आप इनको देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखें कि 2 जून 2024 को मेक्सिको में आम चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल रिजनरेशन मूवमेंट की क्लाउडिया शिनबाम 6 वर्ष के कार्यकाल हेतु नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। वह इस देश की यानी मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। यहूदी परिवार में जन्मी 22 वर्षीय क्लाउडिया पेशे से मूलतः एक वैज्ञानिक है। एनर्जी इंजीनियरिंग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त शिनबाम ऊर्जा संरक्षण व सतत विकास पर 2 पुस्तकें व अनेकों लेख के रचयिता भी हैं यानी राइटर भी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पूर्व वह मैक्सिको सिटी की मेयर रह चुकी है और वह मैक्सिको सिटी की पहली महिला मेयर भी थी। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लाउडिया शिनबाम। हाल ही में विमान दुर्घटना के कारण किस देश के उपराष्ट्रपति का निधन हो गया? मलावी, तंजानिया, चिली, अर्जेंटीना। तो मलाविया के जो उपराष्ट्रपति थे साउलोस क्लॉस चिलीमा, इनका निधन हो गया एक विमान दुर्घटना में जो कि 10 जून 2024 को क्रैश हुआ था। 13 से 15 जून 2024 को G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों। तो इटली के फसानो में 50वां G7 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 13 से 15 जून के बीच। इससे महत्वपूर्ण घटनाओं पर निर्णय लिया गया जिसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस G7 में कौन कौन देश शामिल होते हैं। तो विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के G समूह का 50वां शिखर सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। काफ़ी चर्चा में भी रही थी उस समय मेलोडी के नाम से, यानी मोदी और मेलोनी की मेज़बानी में अलिपुलिया के फसानो में 13 से 15 जून 2024 को संपन्न हुआ। G7 के सभी जो शासन प्रमुख थे वो शामिल हुए। कौन कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। ये 7 जो देश लोग हैं समूह के राष्ट्राध्यक्ष ये शामिल हुए और भारत भी शामिल होता है। क्यों शामिल होता? आगे इस एक्सप्लेनेशन में भी हम समझाएंगे आपको। ठीक है। यूक्रेन की मदद के लिए सम्मेलन में पहले ही दिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें रूस की जब्त संपत्ति को जमानत के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को $50 अरब का ऋण दिया जाएगा। यानी अमेरिका ने रूस की जितनी भी संपत्ति है अमेरिका में है उसको जब्त करके उन पैसों से वह यूक्रेन को ऋण देगा। कितना? तो $50 अरब। अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले ऋण के अतिरिक्त ब्रिटेन ने भी यूक्रेन के लिए मानवीय मदद के रूप में $31 करोड़ की मदद की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन के समस्या पर चर्चा के दौरान G7 नेताओं ने इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता जताई और 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन में 75% तक की कटौती का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि G7 50वां G शिखर सम्मेलन 2024 में जीवाश्म ईंधन की कटौती को कितने कम करने 2030 तक कितना कम किए जाने का लक्ष्य रखा है? तो 75% तक। ठीक है। G7 का आगामी 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा की मेजबानी में कैलेगरी के दक्षिण पश्चिम कनान्सिक में
आयोजित होगा, यानी 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा के शहर में आयोजित होगा। आगे देखते हैं इसी का एक पार्ट। भारत G7 का सदस्य नहीं है, पता है आपको। इसके बावजूद क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आउटरीच पत्र को संबोधित करने के लिए मेजबान प्रधानमंत्री, यानी जिस देश में जो होस्ट होता है G7 का, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अगर चाहें तो कुछ देशों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आउटरीच सत्र उन बैठकों को कहा जाता है जिनमें G7 के सदस्य देशों के साथ आमंत्रित गैर सदस्य देश व संगठन भाग लेते हैं। ऐसे सत्रों के लिए किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार मेजबान देश को होता है। यह 5वां अवसर था जब G7 आउटरीच सत्र में भाग श्री मोदी ने लिया है। इससे पूर्व 19, 21, 22, 23 में भाग ले चुके हैं, ठीक है। और मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया, यानी ये दोनों ही सर्वाधिक बार 5-5 बार G7 की आउटरीच मीटिंग में भाग लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो अभी हमने देखा, उसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी। तो दक्षिण कोरिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, ठीक है। G7 का सदस्य कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाल ही में संपन्न 50वें G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका ने रूस की जब्त संपत्ति को जमानत के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को मदद के लिए कितनी धनराशि का ऋण दिए जाने की घोषणा की है? तो $50 अरब। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। हाल ही में संपन्न 50वें G7 सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए मानवीय मदद के रूप में कितनी धनराशि देने की मदद की घोषणा की? तो $31 करोड़। ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था। G7 का आगामी 51वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो हमने देखा कनाडा की मेजबानी में संपन्न होगा आगामी 2025 का। हाल ही में यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का रास्ता तलाशने हेतु यूक्रेन शांति सम्मेलन किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो स्विट्जरलैंड की मेजबानी में संपन्न हुआ। और ये सम्मेलन इतना फ्लॉप हुआ क्योंकि यूक्रेन को तो आपने शामिल किया, और यूक्रेन को जिस देश से लड़ाई हो रही है, यानी रसिया, इसको आपने बुलाया ही नहीं, तो इस कारण यह सफल नहीं कहा जाएगा। 28 माह से चल रही यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का रास्ता तलाशने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, जो कि 15 से 16 जून को आयोजित किया गया ल्यूसन्स में। भारत सहित 100 देश से अधिक देशों के शासन प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति यूक्रेन शांति सम्मेलन में दर्ज कराई, लेकिन रूस ही नहीं था। अमेरिका व पश्चिमी देशों के अतिरिक्त प्रमुख विकासशील देश यानी रूस की अनुपस्थिति में संपन्न इस सम्मेलन में शामिल थे, यानी सारे विकासशील और विकसित देश शामिल थे, लेकिन रूस को शामिल नहीं किया था। चीन ने भी इस सम्मेलन से दूरी बनाए रखी। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव पवन, जो वेस्ट में भारत के सचिव है, पवन कपूर ने भाग लिया, और साझा बयान पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में भारत के अतिरिक्त भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया। और इसमें न करने वाले देशों में कौन कौन शामिल थे? तो सऊदी अरब, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको सहित 12 देशों ने इस संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तौर पर 90 टन दवा सामग्री यानी API की मदद पहुंचाई है? तो किस देश को पहुंचाई है? तो क्यूबा को पहुंचाई है, ठीक है। हाल ही में भारत ने भूस्खलन पीड़ित किस देश को मानवीय आधार पर $10 लाख की राहत सामग्री की मदद पहुंचाई है? तो यह पहुंचाई है पापुआ न्यू गिनी को। 24 मई 2024 को पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में आए भूस्खलन के कारण भारी क्षति का सामना कर रहे पापुआ न्यू गिनी को राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए $10 लाख की सहायता राशि भारत के द्वारा पहुंचाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नई सरकार के गठन के पश्चात भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाली प्रथम विदेशी शासन प्रमुख कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी या मालदीव के राष्ट्रपति मौजू? तो राष्ट्रपति जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उस समय की प्रधानमंत्री, अब वह देश से निकाला जा चुकी है, देश से बाहर आ चुकी है, और वहाँ पे अब नई सरकार, जो कि आंदोलनकारियों ने एक नया अपना नेता चुना है जिसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पारस्परिक सहयोग के कितने समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों प्रधानमंत्रियों ने बैठक के पश्चात किए? तो टोटल 10
प्रस्ताव पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार होता है उसमें भारत को ज़्यादा लाभ है, यानी और ये जो तत्कालीन आंदोलन हुए उसके कारण भारत के विदेशी जो व्यापार होते हैं उसमें क्षति, क्योंकि भारत बांग्लादेश को ज़्यादा निर्यात करता है और वहाँ से आयात कम करता है, ठीक है, तो इसमें भारत को ज़्यादा क्षति है। हाल ही में रूस और किस देश ने एक समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो रूस के राष्ट्रपति गए थे उत्तर कोरिया और उन्होंने इस रूस और उत्तर कोरिया एक समग्र राजनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों द्वारा किसी आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद का संकल्प लिया गया है। यानी अगर उत्तर कोरिया पे आक्रमण होता है तो रूस उसका साथ देगा और रूस पर आक्रमण होता है तो उत्तर कोरिया रूस का साथ देगा। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 जून 2024 की प्योंगयांग, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजधानी है, वहाँ गए यात्रा के दौरान किया गया। 24 वर्ष के अंतराल के पश्चात रूसी राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया की यह पहली यात्रा है। यह 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 2 वर्ष के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। वे कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क व ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस व पनामा भी है। ये पांचों देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। आपको बता दें कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2-2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव किया जाता है, हर साल चुनाव किया जाता है और चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 जून 2024 को संपन्न हुआ। इस प्रकार यह पांचों देश 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे, क्योंकि 31 तारीख और 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में यह 5 देश जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे और इन पांचों देशों का जो कार्यकाल 2 वर्ष का हो वो समाप्त हो जाएगा। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा और 1 जनवरी से ये पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा जगह ले लेंगे, ठीक है। सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों के लिए चुनाव 4 समूहों से होता है। यह समूह है अफ्रीका एवं एशिया, अफ्रीका में एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई देश तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों, इन 4 क्षेत्रों से चुनाव होता है। और 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में आपको पता है 5 सदस्य जो अस्थायी होते हैं यानी परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। तो वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जो कि शुरू से ही बने हुए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, और 10 अस्थायी सदस्य हैं अल्जीरिया, सीरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयना व स्लोवेनिया। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई है और 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। और 1 जनवरी 2025 से जो 5 नए सदस्य बनेंगे वे हो जाएंगे पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, और वे 31 दिसंबर 2026 तक इनकी सदस्यता रहेगी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने लूनर यान चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा? अमेरिका, चीन, भारत या जापान? तो यह चीन का लूनर यान था। चीन द्वारा 2 माह पूर्व प्रक्षेपित लूनर प्रोब मॉड्यूल चांग ई6 अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत 25 जून 2024 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आया है। चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोग्राम मिट्टी व चट्टानों के टुकड़े के नमूने लेकर चांग ई6 के एसेंडर ने इसे चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहे ऑर्बिटर तक 6 जून को पहुंचाया गया, जहां तैनात री एंट्री मॉड्यूल उन्हें लेकर पृथ्वी तक लाया है। चीन का चांग ई6 पहला मिशन नहीं है जिसने चंद्रमा से सैंपल लेकर लौटने में सफलता प्राप्त की है। सोवियत संघ, अमेरिका और चीन का 2020 में लॉन्च किया गया चांग ई5 मिशन भी चंद्रमा से सामग्री वापस लेकर लौट चुका है। लेकिन इसकी कुछ खास बात है चांग ई6 की। इन सभी इससे पहले जितने भी जो मिशन हुए हैं ना, सभी ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से सैंपल और चट्टान एकत्रित किए हैं जो हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। चांग ई6 जो है चांद से दूर के हिस्सों से सैंपल जुटाया है जो कि निकट वाले हिस्से से बहुत अलग है। ऐसा करने वाला चीन पहला देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, वो कौन है? तो उनका नाम है रुचिका कंबोज। आप पिक्चर में उनकी तस्वीर देख सकते हैं। रुचिका कंबोज ने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में शामिल हुई थी। 2 अगस्त 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि
या राजदूत का पद संभाला था वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है? तो यह मैक्सिको ने की है। प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर सम्मिलित किए गए हैं? तो भारत के 2 शहर सम्मिलित किए गए हैं और यह नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में सम्मिलित है, जहां औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुंबई में जहां प्राइम रेसिडेंशियल कीमतों में वर्ष दर वर्ष 11.5% की वृद्धि हुई है, वहीं दिल्ली में यह वृद्धि 10.5% की वृद्धि हुई है। यानी रहने में महंगे शहरों के नाम पर, यानी रहने के आवास में महंगाई के नाम पर यह इंडेक्स निकाला जाता है। हालांकि इस सूचकांक में बेंगलुरु की 16वीं स्थान से गिरकर 17वें स्थान पर हो गए। इस सूचकांक में मनीला 26.2% की वृद्धि के साथ प्रथम व जापान का टोक्यो 12.5% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी 2000 मार्च इन 3 महीनों के 2024 के अनुसार प्रथम स्थान पर किस शहर को है, यानी सबसे महंगा शहर रहने के स्थान पर? तो मनीला। हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन देश कौन करता है? अमेरिका, भारत, चीन या ब्राज़ील? तो यह सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड चीन द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का उत्सर्जन करने वाले जो 5 देश हैं वह है चीन, जो कुल उत्सर्जन का 16.7%, उसके बाद है भारत 10.9%, उसके बाद है अमेरिका तीसरे स्थान पर 5.7%, चौथे स्थान पर ब्राज़ील 5.3% और रूस है 5वें स्थान पर 4.6%। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो अन्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन से भी अधिक प्रभावकारी है, हानिकारक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 के बीच इस गैस के उत्सर्जन में कुल 40% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में अगर शीर्ष 5 देशों को देखा जाए तो रूस पहले स्थान पर है 3.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, ब्राज़ील 2.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, अमेरिका 1.7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, चीन 1.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और भारत 0.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति के उत्सर्जन के मामले में प्रथम 3 देश हैं रूस, ब्राज़ील, अमेरिका, और ऐसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने वाले 3 देश हैं चीन, भारत और अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? जापान, भारत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया? तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका नाम कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगाई गई है? पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? तो सही उत्तर है मालदीव। मालदीव द्वारा गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? भारत, पाकिस्तान, बेलारूस या इजराइल? तो सही उत्तर है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इस आपराधिक वैश्विक सूची में इजरायली सेना को सम्मिलित किया है और इसके अतिरिक्त इजरायली सेना के अतिरिक्त इस सूची में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया है। 18 जून 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की गई? तो 17वीं किस्त जारी की गई। आपको पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार जो है वो सरकार किसानों को खाते में ट्रांसफ़र करती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है कितना? तो कुल खाद्यान्न 3,288 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा 4 जून 2024 को जारी किए गए 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल जो खाद्यान्नों का उत्पादन होगा वो होगा 3,288.52 लाख मीट्रिक टन,
जो वर्ष 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन से थोड़ा कम है, जबकि पिछले 5 वर्षों यानी 2018-19 से 2022-23 के बीच से यह 211 लाख मीट्रिक टन अधिक है, क्योंकि 2018-19 में 3077.52 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था और 2023-24 में 3288.52 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। कुल चावल उत्पादन, इन कुल खाद्यान्नों में जो चावल का उत्पादन हुआ है, कुल चावल का जो उत्पादन है वो 1367.00 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 2022-23 के से 9.45 लाख मीट्रिक टन अधिक है। 2023-24 में गेहूं का कुल जो उत्पादन है वह 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना से 23.71 लाख मीट्रिक टन अधिक है। याद रखिएगा दोस्तों। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में देश में कुल चावल उत्पादन अनुमानित है तो कितना, तो 1367 लाख मीट्रिक टन। कुल खाद्यान्न कितना अनुमानित है, तो 3288 लाख मीट्रिक टन, और इसमें चावल तो 1367 लाख मीट्रिक टन चावल अनुमानित है। और उसी तरह गेहूं कितना अनुमानित किया गया है, तो 1129 लाख मीट्रिक टन गेहूं। तो आप याद करिए कुल खाद्यान्न कितना, 3288 लाख मीट्रिक टन, उसमें चावल कितना 1367 लाख मीट्रिक टन, और गेहूं कितना 1129 लाख मीट्रिक टन, और बाकी में जो बचते हैं उसमें अन्य है। विपणन सत्र यानी 2024-25 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एमएसपी कहा जाता है, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, तो 117 रुपया प्रति क्विंटल, 191 रुपया प्रति क्विंटल, 196 रुपया प्रति क्विंटल या 217 रुपया प्रति क्विंटल। तो सही उत्तर है दोस्तों, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 2024-25 के लिए 217 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि यह वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा। तो इसकी घोषणा कब की गई, 19 जून 2024 को 2024-25 के खरीफ के उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपजों, जो खरीफ में मुख्य खाद्यान्न है वो धान है, और धान की 2 किस्में होती है। धानों के दोनों किस्मों में एमएसपी पे 117 होगा, गलती से 117 सही है, गलती से यहाँ पे 217 हो गया, 117 रुपया प्रति क्विंटल, आप करेक्ट कर लीजिएगा, 117 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो धान की दोनों किस्मों में 117 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि इस बार की गई। इसमें धान के जो सामान्य किस्म की जो धान है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 से अब बढ़कर 117 रुपये इसमें बढ़ जाएगा, तो 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। सामान्य की 2 किस्में होती है, एक साधारण सामान्य किस्म की धान और एक ए ग्रेड की धान। तो सामान्य किस्म की धान जो था वो पिछले साल 2183 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था एमएसपी। अब यह 117 रुपया बढ़कर हो गई है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। और धान की जो ए ग्रेड की किस्में हैं वह पिछले वर्ष तय किया गया था, यानी 23-24 में यह था 2203 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें 117 रुपया बढ़ा दीजिए तो अब ये हो जाएगा 2320 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वर्ष सर्वाधिक जो 983 रुपये प्रति क्विंटल की जो वृद्धि की गई है वह नाइजर सीड के मामले में हुई है, जो कि 7,734 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़कर 8,717 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, या इसमें सर्वाधिक रुपयों के मामला में 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कुल खरीफ के उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये धान के सामान्य ग्रेड का 2183 था पिछले वर्ष, अब 2300 हो गया है, 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उसी तरह धान के ए ग्रेड का हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारे जो हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विपणन सत्र 2024-25 के लिए धान की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना कर दिया गया है? तो 2183 था, अब बढ़ा के कर दिया गया है, 117 रुपया बढ़ गया है, तो 2300 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य धान की सामान्य किस्म की। और इसी तरह ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अब कितना कर दिया गया है? तो 2320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसमें भी 117 रुपये की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन सत्र 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? यानी एमएसपी सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी है? तो आपने देखा नाइजर सीड जो सर्वाधिक 983 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि कर दी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन में एक नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, जो किस राज्य में है? ये वधावन कहाँ किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो दर को में कोई परिवर्तन न किए जाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है लगातार 8वीं बार सरकार ने रेपो दर में कोई वृद्धि नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आरबीआई ने दूसरे मौद्रिक नीति के दौरान चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की है। कितनी अनुमानित की है? तो 7.2% अनुमानित की है। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से कितना टन स्वर्ण वापस मंगवा लिया है? तो आपने देखा होगा, न्यूज में काफ़ी चर्चा में भी था, 100 टन सोना भारत ने वापस मंगवा लिया। अब क्यों मंगाया ये हम लोग देखते हैं एक बार, और ये क्यों जमा रहता है। तो आरबीआई अपने स्वर्ण भंडारों में से कुछ भाग अपने देश में रखता है, अपनी तिजोरियों में रखता है, जबकि कुछ भाग बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जमा रखता है। विदेशों में रखे 413.8 टन स्वर्ण में से 100 टन स्वर्ण रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड से मई 2024 में वापस स्वदेश मंगा लिया गया। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत में उसके पास कुल स्वर्ण भंडार 822.1 टन था, जो एक वर्ष पूर्व यानी मार्च 2023 में के अंत तक 794.6 टन था। 1991 के पश्चात यह पहला अवसर है जब बाहर जमा स्वर्ण देश में मंगाकर देश में रखे स्वर्ण के स्टॉक में इस तरह से वृद्धि की गई है। तो 100 टन सोना जो रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड से वापस मंगवा लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 100, 300, 400 या 500? तो टोटल 400 नए शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। और पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 में 137 शाखाएं एसबीआई ने खोली थी। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक पहले ही देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है तथा इसकी शाखाओं की कुल संख्या जून 2024 के अंत तक लगभग 22,500 थी। इनमें 200 से अधिक शाखाएं भारत के बाहर विभिन्न देशों में भी है। विभिन्न शाखाओं की संख्याओं के मामले में भारतीय बैंकों में एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के पश्चात दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक का है, जिसकी शाखाओं की संख्या 12,000 से थोड़ी सी अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप व फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है? एसबीआई द्वारा, सेबी द्वारा, आरबीआई द्वारा, आईसीआईसीआई द्वारा? तो यह आरबीआई द्वारा जारी की गई है। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए इन तीनों कौन कौन? तो प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? ओमान, भारत, जापान, बांग्लादेश? तो यह ओमान के द्वारा दिया गया। देश के नए थल सेनाध्यक्ष कौन होंगे? कौन हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे, जनरल आरके सिंह या जनरल NS राजा सुब्रमणी? तो नए देश के थल सेनाध्यक्ष जो हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तस्वीरों में उनके चेहरे को पहचान सकते हैं। फरवरी 2024 से भारतीय थल सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून से थल सेनाध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस पद पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है मनोज पांडे का स्थान उन्होंने लिया है। सेनाध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन सरकार द्वारा किया गया है। तो भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इस महीने कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं, उसको हम बारी बार से कवर करेंगे। देश के नए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पुनर्नियुक्त हुए हैं, कौन? पीके मिश्र। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है? पीके मिश्र, अभिजीत किशोर, अजीत डोभाल या भर्तृहरि महताब? तो सही उत्तर है पीके मिश्र। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, देश के नए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पुनर्नियुक्त किसे किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को। सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे पीके मिश्र यानी प्रमोद कुमार मिश्र ने इस पद पर पुनर्नियुक्ति 13 जून 2024 को कर दी गई। 10 जून 2024 से प्रभावी की गई इस पुनर्नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो रहेगी। इस पद को कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर का दर्जा प्राप्त है, यानी प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका दर्जा होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1972 बैच के गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा पहली बार 11 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बनाए गए थे और तब से अभी तक वो बने हुए हैं। श्री मिश्र 2001 से 2004 के दौरान जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर भी इन्होंने काम किया है। हाल ही में किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सेल्यूलर ऑपरेटर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है अभिजीत किशोर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिजीत किशोर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। निम्न में से किन्हें लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया? तो इसे कौन नहीं जानता? एनएसए, भारत के एनएसए अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकालों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे अजीत डोभाल को ही अब तीसरे कार्यकाल में भी इस पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। पिछली बार की भांति इस बार भी वह इस पद पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है उन्हें। भारतीय पुलिस सेवा के 1968 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ने पहले कार्यकाल के दौरान यानी मई 2014 में ही पहली बार एनएसए नियुक्त किया था। उस समय राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया था, अब वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नवंबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सृजित किया गया था तथा श्री डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। खुफिया ब्यूरो आईबी तथा रॉ के प्रमुख भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के माध्यम से ही अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं। यानी आईबी के जो चीफ होते हैं और रॉ के जो चीफ होते हैं वो अपना रिपोर्ट एनएसए को करते हैं और उनके माध्यम से वो प्रधानमंत्री तक जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा पोस्ट है। 18वें लोकसभा के पश्चात लोकसभा का नया अध्यक्ष 18वें लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ओम बिरला पहले से थे और उन्हें ही निर्वाचित भी किया गया है। ठीक है। फिलेमोन यंग जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है का संबंध किस देश से है? तो कैमरून के हैं। अफ्रीकी देश कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। इस सत्र की अध्यक्षता के लिए ट्रिनिडाड व टोबैको के डेनिस फ्रांसिस जो 78वें सत्र के अध्यक्ष थे का स्थान उन्होंने लेंगे। महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा। ठीक है। भारत के नए थल सेना उप प्रमुख अब कौन होंगे? जब थल सेना प्रमुख जो उप प्रमुख थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी उन्हें अब थल सेनाध्यक्ष बना दिया गया, तो अब उप प्रमुख का खाली हो गया। तो अब कौन होंगे भारत के नए थल सेना उप प्रमुख? कौन है? तो भारत के नए थल सेना उप प्रमुख है जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन, लोकदर्शन रोगमी, तपन कुमार डेका या अभिजीत किशोर? तो सही उत्तर है राकेश रंजन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1992 बैच के राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष मई 2024 में नियुक्त किए गए हैं। इस नियुक्ति से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव थे।
भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन होंगे? तो भारत में नेपाल के नए राजदूत है लोकदर्शन रेग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में यानी आईबी के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। तो किनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? तो तपन कुमार डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजय भारती सयानी को, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सयानी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, तो ये है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। देश के नए थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, सेलुलर ऑपरेटर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभिजीत किशोर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार तीसरी बार अजीत डोभाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने विभिन्न भाषाओं के लिए 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार का वितरण किया गया है? तो 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार का वितरण किया गया है। 24 विभिन्न भाषाओं की बाल साहित्य कृतियों के लेखकों को उनकी इन रचनाओं के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा साहित्य अकादमी द्वारा 15 जून 2024 को की गई। पुरस्कृत लेखकों को 50-50 हज़ार की राशि बाद के में समारोह में दी जाएगी। इन पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार निर्णायक समितियों द्वारा किया गया है। हिंदी भाषा के लिए 51 बाल कहानियों के लिए देवेंद्र कुमार को तथा अंग्रेजी भाषा के लिए द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए प्रहलाद झोड्डा को उनकी कविता संग्रह मारी धानी के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो अभी हम देखा देवेंद्र कुमार को। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो नंदिनी सेन गुप्ता को। और हिंदी भाषा के लिए किसे? हिंदी भाषा के लिए किसे 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, बाल के अलावा बाल पुरस्कार था, अब युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया गौरव पांडे को और उनकी रचना थी स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इस रचना के लिए गौरव पांडे को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया हिंदी भाषा के लिए। और इसी तरह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो के वैशाली को उनकी होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायलैक्सिस इन इंडिया के लिए प्रदान किया गया है। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए अल्प सूचीबद्ध 7 संग्रहालयों में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को भी शामिल किया गया है, जो स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, लद्दाख या मध्य प्रदेश। तो गुजरात में स्थित है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार श्रेष्ठ वास्तुकला एवं डिजाइन वाली परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष यानी 2024 के लिए यह पुरस्कार संग्रहालय श्रेणी में दिए जाते हैं। वर्ष 2024 के इस पुरस्कार के लिए विश्व के जिन 7 कलात्मक संग्रहालयों को अल्प सूचीबद्ध किया गया है, उनमें गुजरात में 2001 के विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की स्मृति में भुज में बनाया गया स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है। और पुरस्कार की घोषणा इन 7 में सूचीबद्ध किया गया। पुरस्कार की घोषणा की जाएगी नवंबर 2024 को। हाल ही में भारत के किस वित्तीय संस्थान को लंदन स्थित प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है आरबीआई को। हाल ही में किस देश की मनोविज्ञानी प्रोफेसर पुमला गोबोडो
माडिकिजेला को वर्ष 2024 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह किस देश के हैं की है? तो दक्षिण अफ्रीका की है पुमला गोबोडो माडिकिजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है मेजर राधिका सेन को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के द्वारा यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ब्रिटिश सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया। उनका संबंध किस से था? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या टेनिस से? तो आप डकवर्थ लुईस नाम सुने होंगे। जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे वो डकवर्थ लुईस नियम सुने होंगे। जब भी बारिश से प्रभावित मैच होता है उसमें डकवर्थ लुईस आ जाता है। तो यह इन्हीं की देन है, इन्हीं की दिमाग की उपज है वो क्रिकेट की डकवर्थ लुईस, जो कि आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया। तो फ्रैंक डकवर्थ को ये फाउंडर है डकवर्थ लुईस नियम के। इनका जन्म 26 दिसंबर 1939 को लैंडशायर ब्रिटेन में हुआ था और निधन 25 जून 2024 को हो गया। वर्षा से प्रभावित मैचों का परिणाम निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डकवर्थ लुईस नियम के जनक ब्रिटिश सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में एक निधन हो गया। परिणाम निकालने के लिए डकवर्थ ने टॉनी लुईस, डकवर्थ और लुईस ये दो लोग थे, एक था फ्रैंक डकवर्थ और एक थे टॉनी लुईस। इन दोनों ने मिलकर यह नियम बनाया जिसे नाम दिया गया डकवर्थ लुईस, यानी फ्रैंक डकवर्थ का डकवर्थ और टॉनी लुईस का लुईस, डकवर्थ लुईस के साथ मिलकर इस नियम का आविष्कार किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार 1997 में अपनाया गया था। 2001 में आईसीसी ने इसे आधिकारिक रूप से अपना लिया। इस नियम को ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीविद स्टीवन स्टर्न की ओर से कुछ संशोधन किए जाने के बाद डकवर्थ लुईस स्टर्न नाम दिया गया था। पुस्तक गोपीज डे आउट के लेखक कौन हैं? तो गोपीज डे आउट की लेखक हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कमाल हसन ए सिनेमैटिक जर्नी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कृष्णन हरिहरन। 100वां प्रश्न है, पुस्तक द वेल्थ मनी कांट बाई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रॉबिन एस शर्मा। बहुत ही रोचक ये राइटर है, इनकी बुक बहुत ही प्रेरणादायक होती है, तो आप इनका अगर बुक मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। मेरे फेवरेट राइटर में से एक है रॉबिन शर्मा। पुस्तक नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हन्ना रिची। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2024 को किस देश में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 45 भारतीय श्रमिक जलकर मारे गए? ईरान, कुवैत, कतर या सऊदी अरब? तो सही उत्तर है कतर। हाल ही में किस देश के नागरिक ने अंतरिक्ष में 1,000 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका, रूस, चीनी या भारत? तो यह देश किस देश के नागरिक है? तो रूस के। इन्होंने 1,000 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। इस मिशन के लिए 15 सितंबर 2023 को रूस के सुजोय MS-24 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओगेल कोनोनेंको, रूस के ओगेल कोनोनेंको ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और प्रवास 23 दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित है। तब तक अंतरिक्ष में उनका कुल आवास जो हो जाएगा वह 1110 दिन हो जाएगा। विभिन्न उड़ानों के दौरान अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन तक रहने का विश्व रिकॉर्ड इससे पूर्व रूस के ही गेनाडी पडालका का था, जिसे अपने इस मिशन के द्वारा ही 4 फरवरी 2024 को कोलोनांडो ने भंग कर दिया है। भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान 4 जून 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो यह नासिक में। हाल ही में इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह रांची में संपन्न हुआ। हाल ही में रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास 4 से 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित किया गया? तो यह रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास अमेरिका में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन अमेरिकी वायुसेना द्वारा 4 वर्ष में 4 बार किया जाता है। अलास्का में एक ही एल्खन एयरफोर्स बेस पर 4 से 14 जून 2024 को आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास इस वर्ष का दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, लड़ाकू विमान रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे
व अमेरिकन एयरफोर्स ने भाग लिया। हाल ही में अमेरिका के अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास में अमेरिका के अलावा निम्न में से किस देश या देशों के एयरफोर्स ने भाग लिया? तो जर्मनी, भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, उपरोक्त सभी देशों के एयरफोर्स ने भाग लिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास GMAX 24 संपन्न किया? तो J फॉर GMAX, J फॉर जापान। तो भारत व जापान का जो संयुक्त समुद्री अभ्यास GMAX है, यह जापान के योकोसुका में 11 जून 2024 से प्रारंभ हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS शिवालिका ने भाग लिया। बंदरगाह व समुद्री चरण दोनों ही चरण का यह संयुक्त अभ्यास इसमें शामिल है। भारत व जापान के बीच इस समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी तथा ताज़ा GMAX 24 इस श्रृंखला का 8वां संस्करण है। हाल ही में जकार्ता में संपन्न इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। आपने अभी ओलंपिक देख रहे होंगे तो भारत के लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन ने ही हराया था। तो वही उसी विक्टर एक्सेल्सन ने इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो और ये कब खेला गया? तो 4 से 9 जून के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। और इस बैडमिंटन में पुरुष एकल एवं महिला एकल के साथ साथ पुरुषों का युगल और मिश्रित युगल जो खिताब है वह चीनी खिलाड़ियों ने जीता। सॉरी दोस्तों, गलती से यहाँ पे गलत आंसर टाइप हो गया है। इसका विजेता है शी यूकी। चीन के शी यूकी ने इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब चीन के शी यूकी ने जीता है। आप करेक्ट कर लीजिएगा, अभी मैंने गलत उत्तर बता दिया था, विक्टर एक्सेल्सन। तो इंडोनेशियाई ओपन में जो पुरुष एकल, महिला एकल और पुरुषों का युगल व मिश्रित युगल, ये चारों ही खिताब चीनी खिलाड़ियों ने जीता। जबकि महिलाओं का युगल खिताब दक्षिण कोरिया खिलाड़ियों के नाम रहा। अब शी ने फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के एंडर्स स्टोनसेन को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता। तो वहीं महिलाओं का एकल खिताब चीन की चेन यूफी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के आंग से यंग को हराकर जीता। तो पुरुष एकल का खिताब चीन के शी यूकी ने और महिला एकल का खिताब चीन के ही चेन यूफी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है चीन के चेन यूफी ने जीता। चेन यूफी चीन की। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक का रिकॉर्ड बनाने वाले साहिल चौहान का संबंध किस देश से है? अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसी में समय इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। यह है साहिल चौहान। भारत, नेपाल, एस्टोनिया, कनाडा। तो यह एस्टोनिया के खिलाड़ी है। एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को एपिस्कोपी में साइप्रस के विरुद्ध एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 27 गेंदों पर शतक बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया। इस मामले में नामीबिया के जैन निकोल का 4 माह पूर्व रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने 33 गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने कुल 41 गेंदों पर नाबाद रहकर 144 रन बनाए, जिसमें 18 छक्के और 4 चौके लगाए। टॉप जो शतक है वो देख सकते हैं, एस्टोनिया के साहिल चौहान 27 गेंदों पे, जैन निकोल नामीबिया के 33 गेंदों पर, कुशल मल्ला जो नेपाल के हैं वो 34 गेंदों पर, डेविड मिलर जो पुराना रिकॉर्ड था दक्षिण अफ्रीका को 5वें नंबर पर, अब 4थे नंबर पर आ गए हैं 35 गेंदों पर। रोहित शर्मा ने भी 35 गेंदों पर शतक बनाया था। ठीक है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने गुजरात के गांधीनगर में संपन्न अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब जीता? तो यह जीतने वाली खिलाड़ी है दिव्या देशमुख। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE के अंतर्राष्ट्रीय अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 2 से 13 जून के बीच संपन्न हुआ। इसमें महिला वर्ग का खिताब भारत की 18 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जीता। नागपुर की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या यह खिताब जीतने वाली भारत की चौथी खिलाड़ी बन गई है। और उनसे पहले 3 खिलाड़ी कौन हैं? तो भारत की कोनेरू हम्पी, हरिका दोरनावल्ली व सौम्या स्वामीनाथन हैं। गांधीनगर में पुरुषों के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब कजाकिस्तान के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर कोजिबेक नागरबेक ने जीता। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल
606 लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार। तो सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 जो विश्व कप चल रहा था उस समय, उसमें भारत और आयरलैंड के मैच के दौरान अपना 600वां सिक्स लगाया। इस सूची में क्रिस गेल अब 553 सिक्स के साथ दूसरे स्थान पर चले गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा। हाल ही में संपन्न नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का जीता नॉर्वे के ही मैग्नस कार्लसन ने। शतरंज के प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का 12वां संस्करण जो है वह स्टेवोर्जर में 27 मई से 7 जून के बीच आयोजित हुआ। इसमें पुरुष का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया, तो वहीं अमेरिका की हिकारू नाकामूरा दूसरे स्थान पर ही भारत के प्रगनंदा रमेश बाबू जो तीसरे स्थान पर है। और महिला वर्ग में विश्व चैंपियन जू वेनजुन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यूक्रेन की अन्ना मोजिकचुक दूसरे स्थान पर रहीं। महिलाओं में भारत की वैशाली रमेश बाबू जो कि प्रगनंद रमेश बाबू की बहन ही है, यह चौथे, व केनेरू हम्पी 5वें स्थान पर है। हाल ही में संपन्न नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जू वेनजुई जो चीन की विश्व चैंपियन है, उन्होंने यह खिताब जीता। हाल ही में भारत के किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो सुनील छेत्री। सुनील जो छेत्री है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। भारत के दिग्गज स्टार फुटबॉलर व देश के राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास जून 2024 में ले लिया। अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने 6 जून को कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में 68,000 फुटबॉल प्रेमियों की उपस्थिति में विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत के विरुद्ध उन्होंने खेला, जो उनका 151वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था, जो कि गोल रहित बराबरी पर छूटा। 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद, तेलंगाना के सिकंदराबाद में जन्मे 39 वर्षीय सुनील छेत्री ने पेशेवर फुटबॉल कैरियर की शुरुआत मोहन बागान के साथ 2002 में की थी। 2005 में ही देश के राष्ट्रीय टीम से वह जुड़े तथा कई देशों के विरुद्ध भारतीय टीम का नेतृत्व उन्होंने किया। अपने 19 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 11 नंबर की जर्सी वाले सुनील छेत्री ने कुल 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें उन्होंने 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। इस मामले में पुर्तगाल के रोनाल्डो जो कि टोटल विश्व रिकॉर्ड उनके पास है 128 गोल, ईरान के अली देई 108 गोल व अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 106 गोल के पश्चात चौथे स्थान पर है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों के मामले में वो चौथे स्थान पर है। भारत के महान फुटबॉलर कहे जाने वाले सुनील छेत्री को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। रिकॉर्ड 7 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में उन्हें चुना। तो 2011 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री तथा 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से वे सम्मानित हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किस क्लब ने वर्ष 2024 के यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब रिकॉर्ड 15वीं बार अपने नाम किया? तो यह रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच जो मुख्य कोच है इगोर एस्टीमक को बर्खास्त कर दिया गया। उनका संबंध किस देश से था? तो क्रोएशिया के थे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर एस्टीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज, स्पेन के कार्लोस अल्कराज। नया राज अब स्टार्ट हो गया है स्पेन के कार्लोस अल्कराज का। 123वां ग्रैंड स्लैम जो है 123वां फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जो पेरिस में 26 मई से 9 जून के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, तो वर्ष 2024 के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रांसीसी ओपन पेरिस में रोला गैरो में 26 मई से 9 जून को संपन्न हुआ, जिसमें पुरुषों व महिलाओं के एकल खिताब क्रमशः कार्लोस अल्कराज व ईगा स्विएटेक ने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज और महिलाओं का एकल खिताब पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता। 21 वर्षीय
अल्कराज का फ्रांसीसी ओपन में यह पहला ही ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। आपने सुना होगा स्पेन के राफेल नडाल के बाद अब ये दूसरे खिलाड़ी हैं स्पेन के। ताज़ा फ्रांसीसी ओपन के अतिरिक्त 2022 में अमेरिकी ओपन तथा 2023 में विंबलडन का खिताब भी कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया है। और अभी ही जब मैं ये वीडियो तैयार करा तो उससे कुछ दिन पहले कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन का भी खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको पता ही होगा साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। 23 वर्षीय जबकि महिलाओं में ईगा स्वियाटेक जो कि है फ्रांसीसी ओपन में लगातार तीसरा खिताब है। उन्हें कुल मिलाकर 4 खिताब जीत चुकी हैं फ्रेंच, और लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस में यह उनका 5वां एकल खिताब है। क्ले क्वीन के रूप में प्रसिद्ध ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की हैं ने 2020 में फ्रेंच ओपन जीतने के पश्चात 2022, 23, 24 लगातार तीसरा खिताब उन्होंने जीता है। इसके अतिरिक्त 2022 में अमेरिकी ओपन की विजेता वह रह चुकी हैं। फ्रांसीसी ओपन में लगातार 3 बार खिताब जीतने वाले वो दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंच ओपन पहला जो था वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला ग्रैंड स्लैम, अब दूसरा अब खत्म हुआ है फ्रेंच ओपन। तो हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करें, पुरुष एकल का खिताब विजेता कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। वहीं महिलाओं के एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। किसको हराकर? तो इटली के जैस्मिन पाओलिनी को हराकर। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष युगल का खिताब जीता मार्सेलो ओरेवेलो व मैट पेविक्स ने। और वहीं महिला युगल का खिताब जो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता अमेरिका की कोको गफ व चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता। वहीं मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी के लॉरी सिंगमुड व फ्रांस की रोजर वेसलिनी ने जीता। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से एक तथा 2024 की दूसरी मेजर चैंपियनशिप पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? तो अलेक्जेंडर विक्टर सॉफेले, अमेरिका के अलेक्जेंडर विक्टर सॉफेले ने यह जीता। कौन? तो पीजीए गोल्फ टूर्नामेंट। गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से दूसरे पीजीए चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अमेरिका के केंटुकी में 16 से 19 मई को हुआ और इसका खिताब अमेरिका के अलेक्जेंडर विक्टर सॉफेले ने जीता। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ के 4 मेजर खिताबों में से एक तथा 2024 की तीसरी मेजर टूर्नामेंट यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जो अमेरिका के ही ब्राइसन डी चैम्बुयू ने जीता। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है सरबजोत सिंह। और आप सुने ही होंगे कि अभी जो वर्तमान में पेरिस ओलंपिक चल रहा है उनमें सरबजोत सिंह ने मानू भाकर के साथ मिलकर भी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो सरबजोत सिंह ने जून 2024 में जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएफ विश्व कप 24 में पुरुषों के 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 पदक, दूसरा पदक किसने जीता? तो सामरा द्वारा महिलाओं की 50 मीटर राइफल में पोजीशन में कांस्य पदक जीता गया। तो और इस प्रतियोगिता में चीन कुल 11 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। जून 2024 में संपन्न कैनेडियाई ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो रेडबुल के एस्पेरोज ने जीता। और जून 2024 में ही संपन्न स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? तो वह रेडबुल के ही एम्बाप्पे ने जीता। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित करके दूसरी बार खिताब क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो काफ़ी रोमांचक मैच में आपको याद ही होगा सूर्य कुमार का वो बेहतरीन कैच। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर यह खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस में, आप एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद, जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाते हुए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, विराट कोहली और अर्शदीप सिंह का ये भांगड़ा, तो काफ़ी जश्न का माहौल था, आप सभी को याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर भारत ने जो दूसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है जो आगामी परीक्षा में पूछते रहेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के T20 विश्व कप के 9वां खिताब था यह। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराकर भारत ने दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। पहली बार कब जीती थी? तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में
2007 में। इससे पूर्व 2007 में वही मैंने जो बोला, 7 में पहला T20 विश्व कप, जो पहला T20 विश्व कप हुआ था वो भारत ने ही जीता था। भारत 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला तीसरा देश है। इससे पहले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने भी T20 विश्व कप 2 बार जीत चुके हैं। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में अपने 8 मैचों में से एक भी मैच में पराजय हासिल नहीं की। 7 मैच इसने जीता और एक मैच जो बारिश के कारण वो रद्द हो गया था वो अनिर्णीत रहा। तो इस प्रकार अजेय रहते हुए ट्रॉफी जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है। वनडे क्रिकेट का विश्व कप भी भारत 2 बार 1983 और 2001 में जीत चुका है। इस प्रकार 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात आईसीसी विश्व कप की कोई ट्रॉफी भारत ने प्राप्त की है। यानी 2011 में जो विश्व कप जीता था उसके बाद आईसीसी की विश्व कप की ट्रॉफी 2024 में हासिल की है। इस विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। और मुख्य कोच कौन था? तो राहुल द्रविड़। इस विश्व कप में खिताबी विजयी के साथ ही भारत के स्टार 3 क्रिकेटरों कौन कौन? रोहित शर्मा, विराट कोहली व रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। आप देख सकते हैं T20 विश्व कप में 20 टीमें शामिल थी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पहले चरण में। उसके बाद टॉप 8 टीम, इसमें से हर टीम से 2-2 टीम सेलेक्ट हुई और ग्रुप 8 में वो खेली। एक बार हम लोग देख सकते हैं T20 विश्व कप 2024 के तहत आईसीसी द्वारा टीमों को प्रदत्त पुरस्कार। तो विजेता को कौन से पुरस्कार मिले, उप विजेता को कौन से पुरस्कार, कितने पुरस्कार मिले, आप यहाँ पे उसकी सूची देख सकते हैं। और विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, तो अफगानिस्तान के रहमुल्ला गुरबाज जो सर्वाधिक 281 रन बनाए। दूसरे नंबर पर भारत के रोहित शर्मा थे 257 रन, ट्रेविस हेड 255, क्विंटन डी कॉक 243 और इब्राहिम जारदान जो अफगानिस्तान के 231 रन। उसी तरह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज में भी अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ने 17 विकेट लिया, तो भारत के अर्शदीप सिंह ने भी 17 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह भारत के 15 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर, तो दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्के चौथे स्थान पर और रशीद खान 5वें स्थान पर। और देखते हैं 5 सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, तो निकोलस पूरन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध सर्वाधिक 98 रन बनाया। तो वहीं 5 टीम के स्कोर, तो वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 218 रन बनाए। उसी तरह सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? तो वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन ने 17 छक्के लगाए और रहमतुल्लाह गुरबाज ने 16 छक्के और भारत के रोहित शर्मा ने भी 15 छक्के लगाए इस विश्व कप में। तो भारत ने कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात आईसीसी विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है? तो टोटल 11 वर्षों के अंतराल के पश्चात। आप देख सकते हैं एक तरफ T20 विश्व कप 2007 में भारत विजेता, 2009 में ग्रुप स्टेज तक पहुंचा, 2010 में ग्रुप स्टेज, 2012 में ग्रुप स्टेज, 2014 में रनर अप रहा था, भारत फाइनल में हारा था, 2016 में सेमीफाइनल तक पहुंचा था, 2021 में ग्रुप स्टेज, 2022 में सेमीफाइनल में हारा था, 2024 में विजेता रहा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में भारतीय टीम के कप्तान एवं कोच कौन थे क्रमशः? तो भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा और उप कोच थे राहुल द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 का ट्रॉफी जीतने के बाद भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। तो उपयुक्त तीनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। T20 क्रिकेट से दोस्तों वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट मैच ये खेलते रहेंगे और खेल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जो कि 2 से 29 जून तक रहा के बीच हुआ, कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में या वेस्ट इंडीज में? तो यह अमेरिका, कुछ मैच अमेरिका और कुछ मैच वेस्ट इंडीज में खेले गए, यानी बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? तो कुल 20 टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया था। आप देख सकते हैं और कुछ पॉइंट है। आयोजन स्थल, तो अमेरिका व वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में 2 से 29 जून 2024 को खेला गया। टीमों की कुल संख्या 20 थी। खेले गए कुल मैचों की संख्या 55। प्रारंभिक लीग मैचों में 5-5 टीमें के 4 ग्रुप में बांटा गया था। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें ग्रुप ऑफ 8 में स्थान बनाए, जिनमें 4-4 टीमों को ग्रुप 2 में रखा गया था। और उसके बाद सेमीफाइनल में स्थान बनाने वाले टॉप 4 टीमें भारत, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड थी। पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान को 9 विकेट से हार मिली और दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचा। उसी तरह
फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से पराजित करके फाइनल पहुंचा। भारत ने फाइनल में 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। 9वें आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में 2 गेंदबाज हैट्रिक बनाने में सफल रहे। इनमें ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स ने 2 बार बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली इसी विश्व कप में, जबकि इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार अमेरिका के विरुद्ध हैट्रिक बनाई। इन 3 हैट्रिक से T20 विश्व कप के इतिहास में हैट्रिक की कुल संख्या 9 हो गई है। 9 जून 2024 को ब्रिजटाउन बारबाडोस में भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया फाइनल मैच से पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे 20 ओवर में, जिसके उत्तर में अफगानिस्तान टीम ने 8 विकेटों पर 169 रन ही बना सकी। विजेता टीम को 24 यानी भारत को $24.5 लाख मिला इनामी रूप में। उप विजेता को $12.8 लाख, जो कि दक्षिण अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला जसप्रीत बुमराह को। वो अंतिम 19वां ओवर कौन भूल सकता है। जसप्रीत बुमराह, भारत के बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच चुना गया विराट कोहली की 76 रन की बेशकीमती पारी। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो हमने देखा ही था रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के हैं। तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट फर्जुल अल फारूकी ने लिए, इन दोनों ने ही। और सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन ने खेली थी। लास्ट और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 9वें आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भारत के विराट कोहली, टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन तो रहमतुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के, तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट तो अर्शदीप सिंह व फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के। तो ये सभी सही है। आज का वीडियो जो कि अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित था यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कोई खामी रह गई तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।